भी सीट खाली है भाई, मारा मारी करने की क्या जरूरत है? एक ही बेंच पे सब ठुसा गए। नहीं, आगे जब खाली जगह है तो बैठिए आगे। हम लोग भी 10वां क्लास में पढ़ते थे तो बेंच लूटते थे हम। आगे किताब का एक आदमी गया, पहले सब किताब फैला दिया, सारे मित्र एक ही जगह बैठेंगे। हम लोग भी करते थे 10वीं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते थे तो करते थे। आवाज गूंज रहा है, थोड़ा कम कर दीजिए। अब सही है? हाँ, बेस बढ़ा दीजिए, कम कर दीजिए। अच्छा, बेस कम कर दीजिए। एक्चुअली बेस शब्द मैं नहीं जानता था कि बेस क्या होता है। एक किसान नेता का एक सभा हो रहा था तो किसान नेता का एक सभा हो रहा था, उसमें मुझे बोलने का मौका दिया गया तो मैं बोला अपना। लेकिन एक वक्ता आए तो बोले कि थोड़ा बेस बढ़ा दीजिए भाई बोलने से पहले। ये बेस क्या होता है? बोला साउंड बढ़ाने की बात कर रहे हैं। शांति रखिए, है ना? पेन ठीक, आज सही है। पेज वाला आ गया सिस्टम, पेज पलटते जाइए, मिटाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दर्रा, पासेज ऑफ ग्रेटर हिमालय। नाम लिखवा दिया था, कौन किसको जोड़ता है ये लिखवाना था, ठीक है ना? हाँ तो लिखिए, फिर पीछे रह जाइएगा, शुरू कर दीजिए। पेन, पेन छूट गया। पेन को भूल ही जाना चाहिए। नहीं, क्यों भूल जाना चाहिए? पेन का मतलब दर्द होता है ना, उसको भूल जाइए तो ज्यादा बढ़िया होता है। हाँ, बोल रहे हैं। सब लोग रेडी हो गए ना? इधर चल लिखिए। जो पानी जल्दी पी लीजिए ना, कौन सा पानी पीने में टाइम लगेगा? लिखिए, देखो जोजिला पास। देखिए जोजिला पास किसको जोड़ता है पहले लिखिए। जोजिला पास, जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा, हाँ लिखिए आगे, जहां तक लिखे तो उसके आगे लिखिए। आपकी पहली क्लास से क्या आज? कोई बात नहीं, जहां हम दर्रा तो सुनेंगे, पहाड़ में दर्रा होता है, पास होता है, तो हम लिखवा रहे हैं दर्रा के नाम और किसको जोड़ता है। तो लिखिए जोजिला दर्रा। अब जहां से लिख रहे हैं वही छोड़िए पीछे ही क्या लिखे हैं क्या पढ़े हैं, अभी जो चल रहा है उसको ध्यान देते ये भी चला जाएगा। देखिए जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला दर्रा, सुनाई नहीं दे रहा है? ज्यादा हो रहा है। जोजिला दर्रा, ठीक है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नीचे कर लिया थोड़ा, जोजिला दर्रा और नीचे कर लिया। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है, सही है। अब धीरे बोलेंगे एकदम। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। दूसरा पॉइंट, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। चेंज कर दें, ठीक, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। गिलगित, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। पीछे दिखाई दे रहा है? चिंता अगर किसी की है तो एक आपकी चिंता है, उनकी चिंता है, क्योंकि आप लोग एकदम वैराग्य के जीवन जी रहे हैं। चलो भैया
श्रीनगर किससे जोड़ता है? गिलगित से जोड़ता है। अरे गिलगित जगह के नाम है, गिरगिट नहीं। जम्मू कश्मीर में, अरे कल दर्रा बताए थे ना कि जोजिला दर्रा, बुर्जुल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अरे बताया था कल। इसका मतलब कॉपी पलट के नहीं आए हैं। अगर पलट के आते तो नहीं पूछते किस राज्य में है। पकड़ा गए कि नहीं पढ़े हैं। चलिए लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट आओ, क्या लिखे? जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अगला पॉइंट लिखिए, बड़ा लाचला दर्रा। बड़ा लाचला, अरे हिमाचल प्रदेश में कल एक दर्रा बताए थे, बड़ा लाचला दर्रा। ऐसे चौंकते हो कि लगता है पहली बार सुन रहे हैं। हमको खुद शक हो जाता है पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए। देखो, बड़ा लच्चा नहीं, बड़ा लाचला। आप लोग भाई, आप लोग केवल क्लास कर रहे हैं, लेकिन क्लास मन से नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं ही खराब पढ़ा रहा हूँगा, ये भी हो सकता है। कुछ बच्चे कहे कि सर मैप बढ़िया से नहीं समझाते हैं। कुछ लोग कहे कि मैप ठीक से नहीं सर समझाते हैं, भाग जाते हैं बिना समझाए। आओ कैसे मैप समझाया जाए और मैप कैसे समझाया जाए? अब हो सकता है कि भूगोल पहली बार पढ़ रहे हो, ना तो इस मार्केट में घूम लीजिए एक बार और देखिए आओ कौन कौन कैसे कैसे मैप समझाता है। अरे मैप की खाली क्लास ना ले रहे हैं हम, मैप के साथ विषय पढ़ा रहे हैं, है ना। चाहते तो कहते भैया तुम लोग 200 रुपया जमा कर देना नीचे, हर सैटरडे संडे मैप का हम क्लास लेंगे, तो आराम से पैसे की कमाई भी हो जाती, जेब भी भर जाता, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैप में कोई दिक्कत किसी को? कुछ लोग, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि सर मैप ठीक से नहीं समझाते, ऐसा सुनने में हमको आया। अब हमको पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने बोला, लेकिन किसी ने भी बोला असंतुष्ट है तभी तो बोला। तो भैया क्लियर बताओ कहाँ और क्या किया जाए। हम तुम्हारे लिए है ना भाई, बताओगे तब ना कि सर इसको आओ डिटेल कैसे करना है। जैसे आपको डाउट है, आप पूछेंगे तभी ना हमको पता चलेगा कि आपको डाउट है जी। लेकिन आप पूछबे नहीं कीजिएगा तो हमको कैसे मन के बात। अब तो ज्योतिष के अंदर नहीं खोल के बैठ जाते हम ना, जो भी हो। हम ज्योतिष विद्या है भाई, उसके लिए उसमें पीएचडी होता है, सरकार उसको चला रही तो जरूर कुछ उसमें बात होगा। हम किसी को झूठ नहीं कर रहे कि ज्योतिष झूठ होता है। तो भाई जहां दिक्कत हो आप हमसे बोलिए डायरेक्ट कि सर ये पॉइंट पे हमको दिक्कत होता है, दिक्कत हो रहा है, आप हमको समझाइए। क्योंकि समाधान हम देंगे ना, कि नीचे बैठा कोई आदमी दे देगा समाधान? समाधान हम देंगे। तो क्लियर बोलो ना। हम तो पहला दिन आते ही क्या बोले कि बाबू तुम कोई सवाल पूछोगे तो विनम्रता से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे, तब भी डरा रहे हो हमसे बोलने में। अब किस बात का डर है हमसे? चलो, श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगित। अब लिखो बड़ा लाचला दर्रा। बड़ा लाचला दर्रा किसको जोड़ता है? लिखिए मंडी से लेह को जोड़ता है। मंडी से लेह को जोड़ता है। मंडी से लेह, लेह कश्मीर में है और मंडी हिमाचल प्रदेश में। मंडी हिमाचल प्रदेश में और लेह कश्मीर में। मंडी हिमाचल प्रदेश में और लेह कश्मीर में। तो मंडी से लेह को कौन जोड़ता है स्टूडेंट्स? बड़ा लाचला दर्रा। अगला लिखिए सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा के बारे में एक पॉइंट तो आपको पता होगा कि वहां से सतलुज नदी इंडिया में एंटर करती है। ये तो जानते होंगे, जानते हो या नहीं जानते तो लिख लीजिए। सतलुज रिवर एंटर इन इंडिया फ्रॉम सिपकीला पास। सतलुज नदी सिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी सिपकीला दर्रा से, कोई नहीं लिखे सतलुज नदी, सतलुज नदी ठीक तो लिखे थे, लिखे सतलुज नदी, सतलुज नदी सिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। आगे बैठ जाओ। सतलुज नदी सिपकीला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। अगला पॉइंट, सिपकीला दर्रा और जोड़ता किसको है? और किसको जोड़ता है? लिखिए सिपकीला दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। सिपकीला दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। अब देखो एक फोटो बना रहे हैं, देखो सिपकीला दर्रा मनाली नाम सुने, कुल्लू मनाली नहीं सुने? मनाली को लेह से जोड़ता है। मनाली को
लेह से। लेह बहुत प्यारा जगह है, नहीं इतने जगह से जोड़ रहा है। इसका मतलब आप जानते भी होंगे, पहले पढ़े होंगे कि भारत के सबसे ऊंचा सड़क मार्ग मनाली से लेह सड़क मार्ग है। पढ़े थे ना, भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग मनाली टू लेह। तो लिख लो, एक लाइन लिख भी लो, भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन है? मनाली से लेह सड़क मार्ग। भारत का सबसे ऊंचा, भारत के सबसे ऊंचा सड़क, सड़क नहीं जानते हो, रोड। हाँ, अब कुछ लोग अब सड़क जान ही रहे हैं, अब रोड आ गया, अब रोड हो गया, रमना रोड है ना। भारत के सबसे ऊंचा सड़क मार्ग मनाली से लेह सड़क मार्ग है। मनाली से लेह सड़क मार्ग। एक थे उत्तर बिहार के एक व्यक्ति से ड़ को र बोलते थे, तो बोले कि सड़क है ना। मनाली से लेह, मनाली टू लेह सड़क मार्ग भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। लिख लिए, क्लियर है ना, सड़क नहीं रोड। तब बेचारे टीचर पर हंस देता था सब, दिल्ली में उस टीचर पर सब हंस देता था, बच्चा सड़क हंस दिया, तो उस दिन से बेचारे रोड बोलना शुरू कर दिए, है ना। नहीं तो सड़क हो, लड़का लड़की सड़क, है ना, यही है। चलिए भैया एक फोटो बनाते हैं, एक फोटो बनाते हैं, बड़ा खूबसूरत फोटो है, बनाइए आप लोग भी। कोई जगह नहीं जरूरत है, बिना जगह के काम चल जाएगा। जगह काहे ला खोज रहे? यह है मनाली और ये वाला बात है लेह, लेह और ये है श्रीनगर। नक्शा में कुछ ही देखोगे, इससे बढ़िया नक्शा कोई हो सकता है? श्रीनगर, गिलगित, गिलगित बनाओ जल्दी। अरे भैया इसका नाम क्या है? श्रीनगर से गिलगित को कौन जोड़ता था? अरे बनाओ इसको, भारत नक्शा बता दीजिए, पटक पटक के मारेंगे यहीं पर। बनाओ इसको, भारत नक्शा बना दीजिए। जितना आप सरल कर दे रहे हैं बात को उतना ही, कहते कोई नक्शा बनाए, इतना बड़ा भारत नक्शा बनाएंगे? देखो बुर्जिल, आपको जितना बड़का बनाए थे सर, वो कुछ बोलते हैं काराकोरम, उसको नक्शा में बना के बताइए, तो पता चला कि ग्लेशियर बनाए तो मानसरोवर झील गायब हो गया, और झील बनाए तो ग्लेशियर गायब हो गया। देखो बुर्जिल, इसको बोलते हैं जोजिला, इसको बोलते हैं सिपकिला, इसको बोलते हैं मंडी, इसको बोलते हैं बड़ा लाचला। चलो बनाओ ना भाई। गूगल मैप कभी देखे हो? गूगल मैप, उसमें डालते हैं तो भारत का नक्शा आता है। ये गूगल मैप बनाए हैं, ये गूगल मैप है। तो अगर गिलगित से चलना है लेह, तो पहले श्रीनगर आओ फिर लेह जाओ, टोटल 50 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूरी। चलो अब भाई का भी मनसा पूरा कर देना। वो कह रहा है कि भारत का नक्शा में बता दीजिए, तो क्या करे, बनाना तो पड़ेगा। अब बताओ ना कहाँ श्रीनगर हम लिखे? दर्रा खाली बना देते हैं। अब गूगल से निकाले हम बैठ के, हाँ इतना टाइम है कि गूगल से निकलता रहे। देखो ये है बुर्जिल, ये है जोजिला, ये है बड़ा लाचला, ये है सिप किला। चलो बना लो। देखो भाई सबसे पहला है नंबर 1, ये नंबर 1 कर देता हूं, ये नंबर 2, इसको नंबर 2 कर देता हूं, इसको नंबर 3, इसको नंबर 3 कर देता हूं। 3 पे क्या था? हाँ 3, इसको नंबर 4 हो गया ना भाई। अब यहां पर कहां दिखाओगे? गिलगित, श्रीनगर, लेह, क्लियर है। अब यहां पर थोड़ा सा मैप में कम पड़ जाता है जगह, ठीक है। अब यहां पर मैप निकालिएगा,
फिर दिखाइएगा तो पता चला कि 10-15 दिन लग गया हिमालय पढ़ाने में। हम दर्रा खाली ना पढ़ा रहे हैं जी। हो गया। अब आओ उत्तराखंड में। देखो उत्तराखंड के सभी दर्रे, बन गया फोटो। सबसे परफेक्ट मैप यही है, इसी को उतारना। देखो देखो उत्तराखंड के सभी दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। उत्तराखंड के सभी दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। उत्तराखंड के सभी दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। उत्तराखंड के सभी दर्रे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। कौन कौन? माना, नीति, लिपुलेख और थागला। ये चारों के चारों किसको जोड़ता है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अगला चलिए नाथुला। नाथुला का फोटो तो बनाना नहीं पड़ेगा, नाथुला तो पहले बना चुके हैं, फिर भी बना देंगे। नाथुला दर्रा। अगला लिखिए मिट जाएगा अब छोड़ेंगे तो। हाँ पकड़े हुए हैं, चलो जल्दी करो। हैं ये लाल तो ही ये वाला। ओ अभी सबके ज्ञान ना हमको। क्या भाई? अरे ये भाई ये लिखा हुआ है कल आपका, ये जो, अरे कल लिखा हुआ है आपका माना, नीति, थागला, लिपुर। कॉपी नहीं पलटे हो कल जाके घर पे? तो फिर यहाँ झोला ढोने के लिए पहुंच रहे हो? अब पूछना पड़ेगा लगता है मुझे पहले वाला सवाल, पहले वाला प्रश्न पूछना पड़ेगा, तब आगे बढ़ना पड़ेगा। लगता है कि सब नील बटा सन्नाटा खाली। चलिए बताइए, आप कुछ पूछते हैं तब आगे बढ़ेंगे। बैठ के बताइए। चलिए बताइए, मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? बैठ के बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए आप बताइए। आप, अच्छा आप तो बाद में आए थे। आप बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांग को। अच्छा आपको ही पता था। ओ अच्छा बताइए, जो 4 ग्लेशियर बताए थे काराकोरम में, 4 ग्लेशियर आप बताइए थे उस दिन? काराकोरम के ग्लेशियर पढ़ा रहे थे तो चारों ग्लेशियर में से 3 गो ग्लेशियर के कम से कम नाम बताइए। नहीं याद है? आप जी कल आए थे? कल आए थे ना? उससे पहले नहीं आए थे? कल पहली क्लास थी आपकी। तो चलिए बताइए, कल वाला में से बताइए। कामेत पीक, कामेत चोटी कहाँ स्थित है? कल पढ़ाए थे ना? इस सूत्र से ना काम चलेगा। मैंने देखो भाई, हमारे क्लास में आए तो हम थोड़ा सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाते नहीं हैं। समझ में आ रहा है बात? अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा पढ़ के भी आइए। ऐसे काम ना चले सर वहां क्या लिखे हैं, कल ही माना लिखवाए हैं, थागला, नीति, लिपुलेख। अगर हम उत्तराखंड के सभी दर्रे बोलते तो आपको अपने आप लिख लेना था। अब लिखो नाथुला दर्रा। लिखो नाथुला दर्रा चुंबी घाटी। देखो नाथुला दर्रा गैंगटोक को चुंबी घाटी से जोड़ता है। गैंगटोक को, नाथुला दर्रा गैंगटोक को चुंबी घाटी से जोड़ता है। नाथुला दर्रा गैंगटोक को चुंबी घाटी से जोड़ता है। गैंगटोक को चुंबी घाटी बताए थे ना? गैंगटोक को चुंबी घाटी से जोड़ता है। दूसरा लिखिए तो फोटो बना देंगे। जेलिपला दर्रा, जेलिपला दर्रा लिखिए। जेलिपला दर्रा लिखिए बंगाल के कलिम्पोंग, बंगाल के कलिम्पोंग, बंगाल के कलिम्पोंग को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। लिखिए जेलिपला दर्रा बंगाल के कलिम्पोंग को, बंगाल के कलिम्पोंग को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। लहासा सुने हैं ना? अरे मार्केट भी लगता है पटना में, ऊनी कपड़ों का मार्केट।
ठंडी के दिनों में लहासा मार्केट सुना है? लहासा, तिब्बत के लोग आते हैं, तिब्बत के लोग यहाँ मार्केट लगाते हैं पटना में, चर्चा है ना। तब तिब्बत की राजधानी ही, तिब्बत की राजधानी लहासा, भूलना मत, तिब्बत की राजधानी लहासा। लहासा आते हैं, लहासा के लोग मैंने तिब्बत के लोग यहाँ आके मार्केट लगाते हैं, तो इसलिए नाम पड़ गया लहासा मार्केट। अब लहासा पटना में नहीं है, लहासा तिब्बत की राजधानी है। इसी प्रकार का मार्केट बोध गया में लगता है, तो उसको बोलते हैं रिफ्यूजी मार्केट। क्या बोलते हैं? रिफ्यूजी लोग, मैंने बाहर से जो लोग आते हैं उनको क्या बोला जाता है? रिफ्यूजी। तो रिफ्यूजी मार्केट, इसी को दिल्ली में, इसी तरह का मार्केट दिल्ली में भी लगता है, तो दिल्ली में कश्मीरी गेट पर, तो उसको बोलते हैं वहाँ एम्बेसी। क्या बोल, हाँ एम्बेसी, मार्केट का नाम एम्बेसी है, क्योंकि विदेश के लोग जहाँ आके रहते हैं उसको एम्बेसी कहा जाता है, तो उसी मार्केट को बोलते हैं एम्बेसी। उन्हीं कपड़ा खरीदना तो कहाँ जाइएगा? एम्बेसी जाइएगा। मन नेपाल के और चीन के एम्बेसी में नहीं जाना है, कश्मीरी गेट जाना है। तो कलिम्पोंग को किससे जोड़ता है? लहासा से। कलिम्पोंग बंगाल में, दार्जिलिंग के पास, बंगाल में दार्जिलिंग के पास कलिम्पोंग है, उसको लहासा से जोड़ता है। अगला लिखिए डोकला दर्रा। डोकला दर्रा भारत को भूटान से जोड़ता है। 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 अब लोग फोटो खोज रहे हो, फोटो बना देते हैं। तुम लोग हमसे भारत का नक्शा बनवाओगे ही, ज्यादा बड़ा बना दिए क्या? छोटा करते हैं थोड़ा। देखो देखो मेरे भाई, ये है हमारा, ये क्या है? जेलिपला दर्रा। ये क्या है? नाथुला दर्रा। और ये क्या है? डोकला दर्रा। कल उस दिन बनाया था मैंने। ये है जेलिपला, ये है नाथुला और ये है डोकला, है ना? मैप में बना लीजिए। यह है क्या? जेलिपला दर्रा। कलिम्पोंग से कहा जा रहे हैं? लहासा, तिब्बत। इधर कौन सा देश है, कौन सा जगह है? तिब्बत। लहासा जा रहे हैं, इधर से चीन जा रहे हैं, इधर से भूटान जा रहे हैं। बताया था उस दिन भी। देखिए क्लास को ध्यान से करिए। देखिए भूगोल अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, फिर दिक्कत कभी जीवन में भूगोल को लेकर नहीं होगा। इसलिए भैया थोड़ा सा रिवीजन करिए। सिर्फ क्लास करके चल जाएंगे तो उससे कोई फायदा आपको नहीं है। अगर आप रिवीजन करके ना आइएगा तो हमको क्या घाटा है? अगर आप पढ़ के ना आइएगा तो उससे हमको कोई घाटा है? कोई घाटा नहीं, बिल्कुल और बढ़िया रहेगा। हमको क्वेश्चन न पूछिएगा हमसे, अब पढ़ के आइए तो क्वेश्चन पूछिएगा, तो हमको तो और आमे न है। तो फिर भी हम आपको कह रहे पढ़ के आओ, रोज कहते हैं पढ़ के आओ, क्लास में पूछेंगे तो हम अपना आप तो खुद ही मोल ले रहे हैं, तो किसके लिए? आपके लिए। तो पढ़ के ना आओगे तो घाटा किसको है? फिर भूगोल किसी और के दरवाजे पे जाओगे पढ़ने। हो गया, मिटा देते हैं। अब लिखो भैया अगला, अगला लिखो, लिखो कौन सा दर्रा था इसके बाद? बोमडीला। क्या? लिखिए, लिखो बोमडीला। बोमडीला, बात मत करो भाई। बोमडीला किसको जोड़ता है जी? देखिए अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। दीफू दर्रा, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को चाइना प्लस म्यांमार से जोड़ता है। सुनो, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। फिर से तो बोल रहा हूं, बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को चीन से जोड़ता है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को चीन से भी जोड़ता है और म्यांमार से भी जोड़ता है। दीफू दर्रा कल बताया तो था कि ट्राई जंक्शन पर है ये। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को चीन और म्यांमार से जोड़ता है। और कल एक फोटो बनाया था, कल बताया था आप लोगों को कि ये जो दीफू दर्रा है ये इस कॉर्नर पर है, इस कॉर्नर पे है, मतलब चीन को भी जोड़ रहा है, म्यांमार को भी जोड़ रहा है, इधर इंडिया, यानी इंडिया, चीन और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर कौन सा दर्रा है? दीफू दर्रा। क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत, चीन और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पर कौन सा दर्रा है? दीफू दर्रा, याद रखिएगा। अगला लिखिए, दीफू के बाद सेला दर्रा। देखिए सेला दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। सेला दर्रा
भारत को म्यांमार से जोड़ता है। सेला दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अब सुनो, एक बात मेरा मानोगे? अब जाओ घर पे जाना और चपरासी से लेके कलेक्टरी तक का जो भी पेपर हुआ है, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस और काराकोरम से आज तक जितने सवाल पूछे गए हैं, आईएएस में, सीडीएस में, असिस्टेंट कमांडेंट में, एयरफोर्स कैट में, बीपीएससी में, जेपीएससी में, यूपीपीसीएस में, एसएससी सीजीएल में, एलडीसी में, एमटीएस में, जो जहां पेपर हुआ है जाके उठा लो। 99% चांस है कि सवाल छूटेगा, इसी में से आएगा। अब 1% भगवान ना है कि एकदम भगवान जी एकदम एक जगह खोज के ला दिए, लेकिन 99% चांस है कि पूरे कलेक्टरी से लेकर नीचे तक में एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, है मेरी गारंटी है। तो जाके क्वेश्चन कौन लगाएगा? आप ही ना लगाइएगा, ठीक है ना। लेकिन राय यह है कि चपरासी का करते हो तो चपरासी का तैयारी करो, अगर आईएएस का करते हो तो आईएएस का करो। पटना वाला बच्चा की तरह नहीं कि मैं जब से बीए हुआ है तब से भारत का सारा फॉर्म भरते हैं, चपरासी से लेकर कलेक्टरी तक। हम इतना काम क्यों करते हो भाई? तो सर कहीं तो लटकेंगे ना, आईएएस की तैयारी करेंगे तो कहीं तो लटकेंगे। हम बेटों की बेटा लटकोगे नहीं, लटके रह जाओगे, है ना। इसलिए मेरा बात मानो, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, है ना। एक साधो। अगर सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं तो हम कुछ और परीक्षा नहीं देंगे, या तो बीपीएससी नहीं तो यूपीएससी, बस। इसके बाद कुछ भी कितनी वैकेंसी आ जाए हमको कोई मतलब नहीं। अगर रेलवे का कर रहे हैं, एसएससी का करें तो फिर रेलवे एसएससी केवल, फिर बैंक नहीं देखेंगे, क्योंकि बैंक का तासीर अलग है। अब बैंक करें तो केवल बैंक करेंगे। अगर एक साधोगे तो सध जाएगा, और सब साधोगे तो सब चला जाएगा। इसलिए एक राय दिया हूं, देख लो क्या करना है। लेकिन यहाँ के लड़के कहते हैं सर इतनी गरीबी है, क्या करें? वैकेंसी देखते ही लोभ आ जाता है। तो वैकेंसी से सिलेक्शन नहीं होता। 2000, 3000, 5000, 20000 वैकेंसी सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन आपकी तैयारी से होता है। जिस दिन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे 5000 सीट हो तब भी नहीं होगा, और सिलेबस कंप्लीट है बढ़िया से तो 20 सीट रहेगा तब भी हो जाएगा। तो सीट का कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। जरूर आप फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, कहीं ना कहीं कोई पार्ट आपका कमजोर है। जैसे कोई कहता है ना सर मेरा साइंस में क्वेश्चन ज्यादा गलती होता है, कुछ नहीं सर मेरा भूगोल में ज्यादा गलती होता है। क्यों गलती होता है? इसका मतलब आप कंप्लीट नहीं किए सिलेबस। तो आप जिस परीक्षा को दे रहे हैं उसका पूरा सिलेबस पढ़िए, प्रीवियस ईयर पेपर 10 ईयर लगा लीजिए, फिर देखिएगा तो पेपर आपका निकलता है। पेपर निकलेगा ही निकलेगा। क्यों जी, मानते हैं इस बात को? तैयारी नहीं रहेगा तो कितना भी सीट हो आपका निकलेगा नहीं, इस बात को आप मान लीजिए। चलिए भाई, सेला दर्रा लिख लीजिए। सेला दर्रा म्यांमार को भारत से जोड़ता है। अब आइए मिडिल हिमालय, हेडिंग डाल दीजिए मध्य हिमालय। अब नया पर्वत, बिल्कुल अब पड़ोसी से देखने की जरूरत नहीं है, एकदम न्यू पर्वत, इनके लिए भी नया, आपके लिए भी नया, सबके लिए नया। लिखो मिडिल हिमालय। अब देखो भाई, जो लोग नए आए हैं, जो करे भैया भारत के नक्शा बिना काम न चलेगा, तो देखो बना देते हैं तुम्हारे। तुम लोग मत बनाना जो पुराने हो, क्या करे भाई साहब के लिए बनाना पड़ेगा। तुम पहले से आते तो हमको ना बनाना पड़ता। देखो भाई, ये हैंग करता है। देखो यही है मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय यही है भैया। कहां कहां विस्तृत है? देखो बच्चा, बात नहीं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम में है, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में। दिखाई दे रहा है ना भाई? मैप वाले लोग देखो इधर, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और इधर वेस्ट बंगाल का बाउंड्री भी लग जाता है। मिडिल हिमालय का सिक्किम और वेस्ट बंगाल से बाउंड्री भी लगता है। उसके बाद भूटान, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। कोई कंफ्यूजन नहीं, ये उनके लिए बनाया हूं जो आज क्लास में या कल क्लास में आए हैं। क्लियर है? अब इसी को जूम करके बाहर निकालेंगे, क्योंकि इतनी बात बताना होगा कि इसमें अगर बना दिए तो पता चला कि हमको लिखवाते लिखवाते दम छुड़ा दीजिएगा कि सर ये क्या लिखे वो क्या लिखे। चलो फोटो खींच लो जल्दी से, नहीं तो गोल घेर देंगे हम। अच्छा पेजेज चेंज कर देंगे, ये ज्यादा अच्छा है। चलिए बनाते हैं ये मिडिल हिमालय। सुनो, कॉपी जैसे ग्रेटर हिमालय को कॉपी के बीचों बीच फिर कंजूसी कर रहे हो। ग्रेटर हिमालय में कॉपी के बीचों बीच जैसे बनाए थे वैसे मिडिल हिमालय को तुम बीचों बीच बनाइए। एक पन्ना फोटो के लिए और एक पन्ना उसके बारे में
लिखने के लिए। हो गया, बना लिए मिडिल हिमालय। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर। ध्यान से देखो बच्चा, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछिए ना, क्या प्रॉब्लम है। कहीं कोई समस्या हो इधर देखिए, क्योंकि यहां देखना ज्यादा जरूरी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। कुल लंबाई सेम है भैया, 2500 किलोमीटर। टोटल लंबाई 2500 किलोमीटर। जो इसकी औसत ऊंचाई है, एवरेज हाइट है बच्चा, वो कितना है? औसत ऊंचाई 6500। इसका भी 6500 रहेगा। 3800 मीटर से 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई, 3800 मीटर से। और एवरेज हाइट का मतलब औसत ऊंचाई, कल बताए थे। औसत का मतलब ये नहीं होता किसी एक पॉइंट की हाइट। औसत का मतलब इस पहाड़ में आप कहीं भी चले जाओ, इसकी ऊंचाई अबाउट 3800 से 4500 के बीच मिलेगा। समझ में आया एवरेज का मतलब क्या होता है? तो भैया एवरेज हाइट है 3800 मीटर से 4500 मीटर। अब तुम तुलना करो, अंदाजा लगाओ कि भैया काराकोरम का 6500 था, तो उसके तुलना में लगभग आधा रह गया ना जी, अबाउट आधा हाइट रह गया। तो ठंडी भी आधा हो जाएगा। इसका मतलब यहां रह सकता है आदमी, इसका मतलब यहां घूम सकता है आदमी, इसका मतलब यहां हिल स्टेशन बनाया जा सकता है। कल चलते चलते हिंट करके बताया था मैंने कि जितने भी हिल स्टेशन हैं सब मिडिल हिमालय में है। शिमला, सोलन, मंडी, डलहौजी, धर्मशाला, श्रीनगर, कुल्लू, मनाली, मसूरी, ये सब किसमें है? जितना भी नाम आप सुनते हैं हिमालय के हिल स्टेशन के नाम, सब मिडिल हिमालय में है। कल बताया था ना। ऐसा क्यों है बच्चा? क्योंकि इसकी हाइट ग्रेटर हिमालय और काराकोरम की तुलना में बहुत कम है। हाइट कम तो ठंडी भी कम, और ठंडी कम तो वहां रह सकते हैं आप। तो लिख लीजिए एक लाइन। अच्छा रुक गए, बनाओ बनाओ बनाओ, रुक गए, बनाओ। अच्छा साथ ही साथ बनाते चलो। 13-14 को पहाड़ पे दौड़ना है तो थोड़ा स्पीड तेज करना पड़ेगा। सुनो, नहीं तो फिर आप ही पक जाइए। अगर मान लो 10 दिन पढ़ा दे पहाड़, सर क्या पहाड़ पहाड़ रोज पहाड़ पढ़ा रहे हैं। देखो भाई क्या लिखवा रहा था, ऑल हिल स्टेशन ऑफ हिमालय प्रेजेंट इन मिडिल हिमालय। ऑल हिल स्टेशन ऑफ हिमालय। अभी जानते पेन वैसे खुला रहता है ना, तो याद आ जाता है वो वाला पेन, क्या बोलते हैं, मार्कर वाला। तो लगता है कहीं सूख न जाए, तो ये हमको डर लगता है। कभी तो भी नहीं लगता है, डिजिटल वाला है, याद आ जाता है। फिर कभी मैं डर जा रहा हूँ कि सूख तो न जाएगा, थेपी लगा के रखना पड़ता है उसको। लिखिए क्या लिखे, ऑल हिल स्टेशन ऑफ हिमालय प्रेजेंट इन मिडिल हिमालय। हिमालय के सभी हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित हैं। हिमालय के सभी हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित हैं। हिमालय के सभी हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित हैं। हिमालय के सभी हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित हैं। क्लियर है? अब सुनो, हिल स्टेशन के नाम हम लिखवाएंगे थोड़ा बाद में। पहले एक चीज जान जाओ, इस पूरे पर्वत जो है इसका अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। इस पूरे पर्वत का अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। तो लिखिए, एक काम करिए, जैसे जम्मू कश्मीर में इसको बोलते हैं पीर पंजाल। मिडिल हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है जी? पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं धौलाधर। उत्तराखंड में बोलते हैं कुमाऊं, गढ़वाल और नाग टिब्बा। नेपाल में बोलते हैं महाभारत रेंज। सिक्किम में बोलते हैं मिसमी रेंज। भूटान में भी उत्तराखंड के जैसा नाग टिब्बा ही बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में डाफला और अबोर रेंज बोलते हैं। तो इस पर्वत को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है, नाम दे देगा पीर पंजाल, नाम दे देगा डाफला, नाम दे देगा कुमाऊं, नाम दे देगा महाभारत, इधर दे देगा राज्य का नाम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से मिलाइए किस राज्य में क्या बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मिडिल हिमालय को। ये पूरा पर्वत मिडिल हिमालय है। आपको याद होगा जब मैं सिलेबस लिखवा रहा था तो आपको याद होगा मैंने लिखा था कि मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय भी कहते हैं, मिडिल हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। याद है आप लोगों को? तो मिडिल हिमालय का और नाम भी है, हिमाचल हिमालय और लेसर हिमालय। याद रखिएगा, मिडिल हिमालय को हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय और लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में हिमाचल हिमालय या
लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। मिडिल हिमालय को लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ना। लेकिन इसके अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग नाम है। तो एक हेडिंग डाल दीजिए, मध्य हिमालय का अलग अलग राज्यों में नाम। हेडिंग डाल दीजिए, मध्य हिमालय का अलग अलग राज्यों में नाम। और फिर राज्य का नाम लिखते जाइएगा, डैश देकर उसका नाम लिखते जाइएगा। क्यों जी, लिखिए नेम ऑफ मिडिल हिमालय इन डिफरेंट स्टेट्स। हेडिंग डाल दीजिए, नेम ऑफ मिडिल हिमालय इन डिफरेंट स्टेट, वही लिख देंगे। अच्छा, नेम ऑफ मिडिल हिमालय इन डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग राज्यों में मध्य हिमालय के नाम। हेडिंग डाल दिए। अब लिखिए जम्मू कश्मीर में। अब हेडिंग डाल दीजिए, आप ऐसे लिखते जाइएगा, जम्मू कश्मीर डैश देकर जो नाम है सो लिखिए। हिमाचल प्रदेश जो नाम है सो लिखिए। तो लिखिए जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में इसका नाम क्या है भैया, पीर पंजाल। पीर पंजाल के नाम से जम्मू कश्मीर में जानते हैं किसको, मिडिल हिमालय को। हिमाचल प्रदेश में लिखिए धौलाधर। हिमाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, धौलाधर श्रेणी। हिमाचल प्रदेश में इसे बोलते हैं धौलाधर रेंज। धौलाधर देखो सामने लिखल है। अब बुलवाओ मत हमसे, दिन भर बोलता हूं। अब यहां से जाता हूं 11 बजे भाग के जाता हूं इनकम टैक्स गोलंबर, फिर वहां जाता हूं तो हाँ सजीवन बूटी वहीं से लाया गया था। भाई यही दिन वह कि इतना देर से मुस्कुरा क्यों रहे हैं। सजीवन बूटी जो लक्ष्मण जी को जिंदा करने के लिए लाया गया था, लक्ष्मण जी को ही मूर्छा था, लाए थे बजरंग बली, है ना। चलिए, तो हिमाचल प्रदेश में धौलाधर रेंज। उसके बाद लिखिए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बोलते हैं नाग टिब्बा। नाग टिब्बा, उत्तराखंड में नाग टिब्बा। अभी मैं पढ़ा रहा हूं मजदूरों की तरह, नहीं मजदूर जैसे हड्डी तोड़ के पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा। यहां से निकलेंगे और दौड़ते हुए निकलेंगे इनकम टैक्स गोलंबर, यानी गांधी मैदान से आगे उधर, और वहां निकलेंगे, वहां पर गोलंबर के पास 1.5 घंटा पढ़ाएंगे, फिर दौड़ते हुए फिर नया टोला, फिर 3 घंटा 4 घंटा एक जगह, फिर दौड़ेंगे बाजार समिति, और फिर दौड़ के यहाँ, और फिर दौड़ के वहां। मतलब अरे बाइकों से चलोगे मेरे भाई तो चलना तो पड़ेगा ना, सो तो नहीं रहे हो तुम। और क्लास में बैठ तो नहीं सकते, चेयर तो नहीं लगा है, एक लगना चाहिए। लेकिन चेयर लिखवाते समय टिचर बैठ गए नहीं, अच्छा कोई दिक्कत ले लेंगे। अब सही बता दिया आपने। लिखिए आगे, उत्तराखंड में बोलो नाग टिब्बा। जम्मू कश्मीर में हाँ देखिए कि बताओ, लेकिन बताओ। दूसरा हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नाग टिब्बा। सुनो बच्चा, ये तो पूरे उत्तराखंड में नाग टिब्बा, लेकिन उत्तराखंड के पूरब में स्पेशली उत्तराखंड के पूरब में इसको बोलते हैं, पूरब में बोलते हैं कुमाऊं रेंज। कुमाऊं, कुमाऊं, कुमाऊं उत्तराखंड के ईस्ट में क्या बोलते हैं। रुक जा मिटाते हैं पहले इसको, हर जगह पेजे बदलिएगा। हाँ अब सही है। उत्तराखंड में बोलते हैं पूरब, उत्तराखंड के पूरब में क्या बोलते हैं, उत्तराखंड के ईस्ट में बोलते हैं कुमाऊं रेंज। कुमाऊं रेंज, कुमाऊं। और उत्तराखंड के पश्चिम में बोलते हैं गढ़वाल रेंज। नाम सुना होगा, गढ़वाल रेजिमेंट भी है आर्मी में। आर्मी में एक रेजिमेंट का नाम है गढ़वाल रेजिमेंट। गढ़वाल रेंज लिख देता हूं भाई, गढ़वाल, गढ़वाल रेंज, गढ़वाल रेंज। उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में क्या बोलते हैं बच्चों, नाग टिब्बा। पूरे उत्तराखंड में नाग टिब्बा। उत्तराखंड के पूरब में क्या बोलते हैं, कुमाऊं रेंज। उत्तराखंड के पश्चिम में क्या बोलते हैं, गढ़वाल रेंज। एकदम याद हो जाएगा ना। अब लिखिए नेपाल में, नेपाल में बोलते हैं महाभारत रेंज। हाँ जी छोटू, नेपाल में क्या क्या बात चल रही है, क्या नाम है आपका, रोहित, रोहित जी। इस क्लास के सबसे छोटा बालक रोहित जी, है ना। नहीं ऐसा भी नहीं है, आप लोग भी बालक में ही शामिल हैं। अभी उम्र ही आपकी क्या हुआ है ना, खेलने का उम्र तो है ही, लेकिन लोग यहाँ 80 साल में भी बालक अपने आप को मान रहे हैं। भारत जितने लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, 80 साल की उम्र वाले भी क्या मान रहे हैं कि हम बालक ही अभी हैं। तो ये बालक तो बालक है, सब लोग बालक है,
जाओगे हरियाणा में पढ़ाने ना, तो वहां लड़का बोलेगा सर देखिए सर वो बालक हल्ला कर रहा है, वहां लड़का नहीं बोलता बालक ही बोलते हैं। हाँ ले भैया, उत्तराखंड के पूरब में स्पेशली क्या बोलते हैं, हाँ हाँ कुमाऊं, और पश्चिम में स्पेशली गढ़वाल, और नेपाल में लिखे महाभारत रेंज। अभी मत सोचना कि सर महाभारत नेपाल में हुआ था क्या, अरे महाभारत हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था, हरियाणा के कुरुक्षेत्र महाभारत की लड़ाई। अच्छा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारत की किसी राजा की राजधानी था, कोई बता सकता है? हाँ बोलो, ठीक बोल रहे हो, हर्षवर्धन। भारत के एक राजा था हर्षवर्धन, उसकी राजधानी थानेश्वर कुरुक्षेत्र में ही था। कुरुक्षेत्र को ही पहले थानेश्वर कहते थे, कुरुक्षेत्र का पुराना नाम थानेश्वर। तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी पहले? थानेश्वर यानी कुरुक्षेत्र। बाद में उसकी राजधानी कन्नौज हो गया था। यानी हर्षवर्धन की दो राजधानी, शुरुआत में थानेश्वर और बाद में कन्नौज। तो थानेश्वर ही कुरुक्षेत्र था। तो क्या कौन बोल रहा है भाई बीच में, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आवाज क्यों इधर करते? जो बता रहा हूं, कितना इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं कि हर्षवर्धन की दो राजधानी, थानेश्वर और कन्नौज। और कन्नौज उसकी सिस्टर का था, वो गिफ्ट में अपने भाई को दे दी थी, है ना। अच्छा, एक कन्नौज के राजा के यहाँ शादी हुआ राज्यश्री का, और राज्यश्री का अपहरण करके ले गया शशांक, और रख ले रहा अपने पास, जब तक मरा नहीं तब तक छुट्टी नहीं मिला। हर्षवर्धन को इतनी औकात नहीं थी कि छुड़ा के ले अपने सिस्टर को। बाद में विंध्याचल पर्वत को सुसाइड करने जा रही थी, तो वहां से फिर ले आए, चलिए अब कन्नौज की महारानी बनी। लेकिन उसने कहा कि हम महारानी बन के अब क्या करेंगे, तुम ही रख लो कन्नौज। जो भी कहानी अपने अपने जगह पर कहानी है, लेकिन एक और घटना के लिए कन्नौज फेमस है, बता सकता है कोई? कन्नौज एक कन्नौज नहीं सॉरी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र एक फेमस किसके लिए है? एक तो पानीपत तो अलगे है जी, पानीपत। ये पटना किस लिए फेमस है? गया के लिए। ये क्या मतलब हुआ? कुरुक्षेत्र में हर्षवर्धन की राजधानी, और दूसरा महाभारत की लड़ाई, और तीसरा नहीं पता किसी को? तो बड़ी धर्म जानते हो तो एक चीज और जान जाओ, राधा और कृष्ण के अंतिम मुलाकात कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। अब इसमें ओ हो करने की बात क्या है? ये वो हो वही लोग कर रहे हैं जिनकी मुलाकात कभी नहीं हुई। सुन लो भाई, एक्चुअली में धार्मिक दृष्टि से देखिए, आप परमात्मा को दृष्टि से देखिए, राधा कृष्ण की अंतिम मुलाकात कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। बहुत दिन बाद, मथुरा उधर से गोकुल से बिछड़े तो बहुत दिन बाद पूर्णवासी के सॉरी उस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा था, सूर्य ग्रहण था। सूर्य ग्रहण में नियम है, कुरुक्षेत्र में एक तालाब है, ब्रह्म सरोवर, वहां पर नहाने से कहा जाता है कि स्नान कर लीजिएगा ना तो जो मन्नत मांगिएगा पूरा हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के बारे में कहते हैं। मैंने खासकर बिछड़े हुए प्रेमी जोड़े अगर मांगते हैं तो दोबारा मुलाकात हो जाती है। ये ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र में। अरे हमारी मान्यता नहीं है, धार्मिक मान्यता है। अब सुनिए, अंतिम बार मिले राधा और कृष्ण, लेकिन बातचीत नहीं हुई। बात करना बहुत चाहती थी राधा और कृष्ण, लेकिन बात नहीं हुआ। बोले कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो राधा को बात करने से रोक दिया? तीनों लोक के मालिक कृष्ण, उनकी प्रेमिका, किसकी औकात थी कि बात करने से रोक देता? और राधा, अब खुद कृष्ण, तीनों लोक के मालिक, तुरंत सुदर्शन चक्र से गला काट देते। लेकिन रोका कौन? एक्चुअली बचपन का प्रेम था, जो अभी गाना चल रहा है। बचपन का प्रेम था भैया। वो ज्वालामुखी की तरह कृष्ण जब गए छोड़ के मथुरा, तो राधा के अंदर ज्वालामुखी की तरफ बैठ गया था। ऐसा ज्वालामुखी कि जिस पर गाढ़ा लावा चढ़ गया था। और कहते हैं कि जब गाढ़ा लावा निकलता है, सुन लीजिए, ज्वालामुखी पढ़ना भी है, बताएंगे, जिस ज्वालामुखी से लावा गाढ़ा निकले वहां विस्फोट तगड़ा वाला होता है ना, चूंकि जम जाता है अंदर लावा, जब टूटता है तो भयानक विस्फोट होता है। तो लावा, गाढ़ा लावा से राधा के हृदय की जो तूफान था वो कृष्ण दबा के चले गए द्वारका, मथुरा, सॉरी गोकुल से कहां चले गए? मथुरा, मथुरा से द्वारका। दोबारा मुलाकात होती है तो ज्वालामुखी एकाएक फट पड़ता है, और ज्वालामुखी फटता है तो उसके बाद आवाज नहीं निकलता। कहते हैं कि जब आप पूरा क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं तो फिर आवाज निकलना, माने आप बोल नहीं पाते। तो बोल नहीं पाए, भावुकता का प्रमाण था, प्रेम का पराकाष्ठा का प्रमाण था कि बोल नहीं पाए, और फिर दोनों अलग हो जाते हैं। कुछ विष्णु पुराण कहता है, और ये क्या बोलते हैं, एक और किताब है ब्रह्म पुराण, ये दो कहता है कि फिर दोबारा मुलाकात नहीं हुई।
और एक किताब कहता है कि दोबारा फिर मिले तो फिर बिछड़े ही नहीं, गोलोक में चले गए। अब क्या सही है क्या गलत है वो धर्म ग्रंथ जाने। तो ये बड़ी अच्छी कहानी थी, बता दिया आपको, है ना, सबको अच्छा लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखो नेक्स्ट। अरे हमारा हिंदी साहित्य विषय रहा, एक्चुअली मैं ये कहानी क्यों सुना पाया, क्योंकि मेरा हिंदी लिटरेचर विषय वहां सूरदास पढ़ना है ना। तो सूरदास को पढ़ते समय ये कहानी हमको मिला, डॉक्टर बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको पढ़िएगा, उसमें कृष्ण काव्य, तो उसमें पूरा एक पैराग्राफ जो मैं सुनाया जितना कहानी किताब पैराग्राफ में लिखे हुए हैं वो तो और बढ़िया से लिखे हुए हैं। लिखिए आगे चलते हैं। नेपाल में महाभारत रेंज, और सिक्किम में लिखो मिसमी रेंज, लिख देता हूं देख के लिखो। हाँ एक ही साथ पढ़ना, अलग अलग मत पढ़ना। लिखो मिसमी रेंज, सिक्किम में क्या बोलते हैं भैया, मिसमी रेंज, मिसमी रेंज हो गया। देखिए भूटान में फिर से बोलते हैं नाग टिब्बा, उत्तराखंड की तरह भूटान में भी क्या बोला जाता है, नाग टिब्बा। लिखो भूटान में भी नाग टिब्बा। अरे सब किसका नाम है, मिडिल हिमालय का। देखो भूटान में भी क्या, नाग टिब्बा। और लिखो ना भाई, दोनों देगा तो उत्तराखंड लगा देना। चलो आगे बढ़ते हैं, हम अपने देश का लगाएंगे नजीक विदेश का लगाएंगे। चलो आगे आओ। अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं डाफला रेंज और अबोर रेंज। देखो भाई अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं बच्चों डाफला रेंज, डाफला और अबोर। भाई हिंदी में भी लिख देते हैं डाफला और अबोर। बीच बीच में जो एक्स्ट्रा कहानी सुनाता हूं उससे तो नॉलेज ही बढ़ रहा है आप लोगों का, क्यों जी, और थोड़ा सा धार्मिक जानकारी भी मिल जा रही है इसी बहाने, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है परीक्षा में, है ना। हो गया डाफला रेंज और अबोर रेंज। अब सुनो बच्चों, थोड़ा सा इसको ऊपर वाला जो कचरा है उसको मिटा देता हूं। ये तरीका ठीक है, गायब नहीं, एनर्जी उसमें ज्यादा लगता था बोर्ड मिटाने में, इसमें टीचर थोड़ा हाथ से रिलैक्स है। आगे चलो, अगला पॉइंट क्या लिखे। अब देखो भाई, देख लो मेरे भाई, जम्मू कश्मीर में 2 दर्रा है। देखो भाई, एक हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर वाले भाग में यानी कि पीर पंजाल श्रेणी में 2 पासेज है। पीर पंजाल जो दर्रा है ना, पीर पंजाल सॉरी जो श्रेणी है उसमें 2 दर्रा। जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, पीर पंजाल। तो यहाँ 2 दर्रा है, एक का नाम है पहाड़ के नाम से ही तीने को है ये लिखवाना, तो फिर 4-5 को लिखवाना रहता तब ना, तीने को लिखवाना है, तीन ही में उसर नहीं लिखवाना है, तीन ही को लिखवाना है। तो लिखिए भैया, तब कहे लाल के से पैराग्राफ बनवाए आपको, लिखवा देते, लिख लीजिए मिडिल हिमालय के 3 ही दर्रा लिखवाना है, 3 ही इंपॉर्टेंट दर्रा है तो क्यों लिखवाएं बाकी, तो 500-700 दर्रा है। लिखिए भैया पीर पंजाल, पीर पंजाल इसका नाम है भैया बनिहाल, बनिहाल इसका नाम है भैया रोहतांग, रोहतांग बनिहाल इसका नाम है पीर पंजाल, पीर पंजाल। जितना जरूरत है उतना लिखिए ना। सबसे पहले तो आपको प्रीवियस पेपर देखना चाहिए और दूसरा सिलेबस देखना चाहिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, तब पता चला पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। हाँ हिमाचल रोहतांग, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में, नाम सुना है कांगड़ा, कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में रोहतांग है। अरे कांगड़ा देवी का मंदिर नहीं सुना है, कांगड़ा माता, अरे कांगड़ा माता ज्वाला जी हिमाचल प्रदेश में धार्मिक स्थान। देखो हिमाचल प्रदेश में एंजॉय करने वाला तो है शिमला, सोलन, मंडी, डलहौजी, लेकिन धार्मिक स्थान 3 फेमस है हिमाचल प्रदेश में। 3 धार्मिक स्थान फेमस है, एक तो ज्वाला जी जिसका ज्वाला बुझता नहीं, कभी जानते होंगे आप, दूसरा कांगड़ा देवी और तीसरा मणि महेश। ये 3 जगह हिमाचल प्रदेश जहां धर्म के लिए लोग जाते हैं। एक मणि महेश भगवान शिव जी का मंदिर है, जड़ी बूटी काफी पाया जाता है वहां पर, कुछ समय रास्ते बंद हो जाते हैं वहां पर, तो मणि महेश है। दूसरा ज्वाला जी, कहते हैं कि अकबर भी उस ज्वाला को बुझाने के लिए कोशिश किया, वो जो आग जल रहा है उसको बुझा दे, लेकिन बुझ नहीं पाया, तो उससे प्रभावित होकर अकबर उसकी महिमा से सोने का पूरा छत्र चढ़ाया था, और छत्र जब चढ़ाने लगा तो छत्र जल गया, पिघल गया सोना।
तो उसमें देखिए सोना थोड़ा पिघला हुआ है, वो छत्र आज भी है, अकबर के द्वारा चढ़ाया गया छत्र आज भी है। तो ज्वाला जी, मणि महेश और कांगड़ा देवी, ये तीनों कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में, और कांगड़ा जिला का भी नाम है। वहीं पर रोहतांग दर्रा है। ठीक है भाई, तो लिखिए रोहतांग दर्रा के बारे में लिखिए पहले। लिखिए रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकलती है। रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकलती है। रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकलती है। देखो नदी अलग से पढ़ाएंगे बच्चा, ये सिर्फ लोकेशन के लिए बता दे रहा हूं। रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकलती है। रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकलती है। रावी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम रोहतांग पास। रावी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम रोहतांग पास। रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। क्लियर है? लिखिए रोहतांग दर्रा में ही, देखिए हिंदी में लिखिए, रोहतांग दर्रा में ही हाल ही में एक सुरंग का निर्माण किया गया है। सुरंग मतलब टनल। रोहतांग दर्रा में ही हाल ही में, रोहतांग दर्रा में ही हाल ही में एक सुरंग का निर्माण किया गया है। जानते हो कि मोदी जी ने किया उद्घाटन हाल ही में। रोहतांग दर्रा में ही एक सुरंग का निर्माण किया गया है जिसे अटल टनल के नाम से जाना गया। लिखिए रोहतांग दर्रा, अरे कुछ लोगों का आदत होता है पड़ोसी से देख के लिखने का, वो अपने लिखेंगे नहीं। अरे मास्टरों बोल रहा है सुन लो। रोहतांग दर्रा से ही, रोहतांग दर्रा से ही में ही हाल ही में एक सुरंग का निर्माण किया गया है। हाल ही में एक सुरंग, अरे सुरंग ना जानते हो जी? सुरंग हाल ही में एक सुरंग का निर्माण किया गया है जिसे अटल सुरंग के नाम से जाना जा रहा है। उसका नाम क्या दिया गया है? सुना भी अटल टनल, करंट अफेयर में है जी। हाँ, सबसे बड़ा कहाँ है? उससे भी बड़ा एक चेनानी नासरी सुरंग है। सबसे बड़ा सुरंग अभी वर्तमान में कौन है? 9.02 है। इसका अटल टनल की लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर। 9.02 अटल, देखिए जिसे अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर। अब बोलिए सर की सबसे और कोई सुरंग है क्या? तो उसकी चर्चा मैं करूंगा, रुक जाइए अभी। सुनो, अटल टनल हाल ही में मोदी जी के द्वारा उद्घाटित किया गया है, इसलिए नाम याद रखिएगा। सुनो है 9.02 देता है, कहेंगे 9.01 भी देता है, लेकिन ठीक है 9.02 अटल सुरंग। 02 जी, तुम तो आओ गणित हमको पढ़ा रहे हैं। अरे उतना गणित आता है मुझे। लगभग 9 साल एकेडमिक 9, 10, 11, 12 का मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया हूं। 9 साल, 2001 से 2009 तक। और 10 के बाद मैं आ गया ज्योग्राफी पढ़ाने। 16 साल की उम्र से ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, 15 साल की उम्र से। लिखो कौन? यूनिट, अरे किलोमीटर जी, और क्या मील बता रहा हूं। 15 साल से क्रिकेट खेलना शुरू किया, अब 32 साल होते होते 100 सेंचुरी बना दिया। हाँ तो और क्या। अब विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ दी है, क्योंकि धोनी आ गए मेंटर के रूप में। धोनी आ गए, T20 के मेंटर बन गए। और धोनी को रवि शास्त्री और विराट कोहली ने राजनीति करके कप्तानी से हटवाया था। ये दोनों खूब राजनीति किया था, आपको नहीं पता था। और धोनी आ गए मेंटर में, तो इसलिए मजबूरी में उनको T20 से क्या करना पड़ा? रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि टीम सिलेक्शन में उनका हाथ बिल्कुल होने नहीं देता ये आदमी धोनी। तो इसलिए देखे कि बेइज्जती होंगी, इससे अच्छा छोड़ देते हैं। तो रवि शास्त्री जो कोच है हमारा, और विराट कोहली, दोनों ने साजिश करके, राजनीति करके धोनी को कप्तानी से हटवाया था। ये आप जान जाइए, दोनों खूब किया था राजनीति। विराट कोहली जितना आप खेलता बढ़िया है, सम्मान करता हूं, लेकिन बहुत अंदर से पॉलिटिशियन है। हाँ लिखिए, घमंड खेल में, घमंड खेल सिखाता है, विनम्रता, घमंड और गुस्सा नहीं सिखाता हमें। लिखिए आगे, हम किसी का विराट कोहली के फैन लोग बुरा मत मानना, लेकिन जो हुआ था वो बता दिए। लिखो आगे, नेक्स्ट आओ ना भाई। अब धोनी के फैन लोग हमको दुआ दे रहे हो, नहीं बहुत अच्छा बोल रहे हैं। लिखो लिखो क्या लिखा? हाँ अच्छा, एक चीज छूट गया था मेरा, हम बताने वाले थे इसलिए मैं रोक दिया था। देखो आपने जो देखा था बड़ा लाचला दर्रा, आपने देखा था ना बड़ा लाचला दर्रा। बड़ा लाचला दर्रा मंडी से लेह को जोड़ रहा था। बड़ा लाचला दर्रा के अंदर 2 झील है, दर्रा के अंदर ही 2 झील है। उस समय छूट गया था लिखवाना। एक का नाम है चंद्रा झील और एक का नाम है भागा झील। चंद्रा झील और भागा झील। बड़ा लाचला दर्रा के अंदर 2 झील है, चंद्रा और भागा। यहां से 2 नदी निकलती है। एक नदी का नाम है चंद्रा नदी, चंद्रा झील से जो नदी निकल रही है उसका नाम है चंद्रा नदी।
आज जो भागा झील से निकल रही है उसका नाम है भागा नदी। चंद्रा नदी और भागा नदी, चंद्रा झील और भागा झील से निकलती है। ये दोनों नदी आगे मिलकर सिंगल नदी में बदल जाती है। ये जो सिंगल नदी है इसी का नाम है चिनाव नदी। यानी चिनाव नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? बड़ा लाचला दर्रा। ये कौन सा दर्रा है जी? बड़ा लाचला दर्रा। यानी पूछा जाए कि चिनाव नदी, नाम सुना है चिनाव नदी का? चिनाव नदी कहां से निकलती है? बड़ा लाचला दर्रा में स्थित चंद्रा भागा झील से। चंद्रा झील से निकलती है चंद्रा नदी और भागा झील से निकलती है भागा नदी। चंद्रा झील से निकलती है चंद्रा नदी और भागा झील से निकलती है भागा नदी। और चंद्रा और भागा दोनों मिलकर क्या बनाती है? चिनाव नदी। पढ़ेंगे लूसेंट या कोई किताब तो आज चिनाव नदी का उद्गम क्या देता है? चंद्रा भागा। चंद्रा भागा, तो चंद्रा भागा आज पता चल गया क्या है और कहाँ है ना? क्यों जी, अभी आ रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, हाँ सही है। चिराग तले अंधेरा, एकदम से लेट हो जाए तो चुपके से टीचर के सामने बैठ जाइए, पता नहीं चलेगा लेट आए। हो गया, समझ में आया कुछ? अब लिखिए बनिहाल दर्रा के विषय में। बता तो दिए, नोट कर रहे हैं क्या? अभी कर लीजिए। अरे चिनाव नदी का नाम नहीं सुना? कहते हैं कि जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो झेलम और चिनाव के पानी खून से लाल हो गया था। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो करीब 2 लाख आदमी विस्थापित हुए और करीब 50,000 के आसपास लोग मारे गए। ये आंकड़ा सरकारी, मतलब सरकारी आंकड़ा बताया। कहते थे कि रावलपिंडी से जो ट्रेन अमृतसर आती थी लाशों से भरा हुआ, एकदम पूरा खून से खून टपकता हुआ ट्रेन आता था। इधर से अमृतसर से जो रावलपिंडी जाता था मुसलमानों का को मारकर लोड करके भेज दिया जाता था। गद्दर फिल्म में तो कम दिखाया है जी, उससे भी खतरनाक माहौल था। एक दिल्ली में हम रहते थे, दिल्ली मुखर्जी नगर में रहते थे, तो मॉडल टाउन में एक मेरे मित्र रहते थे, उनसे मैं मिलने जाता था। एक आंटी थी 90 साल की, वो पाकिस्तान से आई थी भाग के वो यहाँ पर। और वो आंटी जो है उनसे मैं पूछा था कि कैसे कैसे क्या हुआ, बल्कि हम लोग 7 बहन थे, 3 बहन ट्रेन में किसी तरह चढ़ पाए जिंदा, और बाकी मेरे आंखों के सामने बाकी 4 बहनों को चाकू से मार दिया गया सामने। और ट्रेन खुलती गई और फिर लाशों को लाता गया। इस तरह से लाश लेकर अपने सिस्टर के हाथ सामने मारी गई और सामने लाश लाया गया। ये चीज था। अब वो आंटी भी ना रही, पिछले साल उनका डेथ हो गया, तो हम लोग पूछते थे उनसे कि कैसे कैसे क्या हुआ था, तो पूरा सीन बताती थी, है ना। अब वो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनको कहाँ बसाया गया? दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ बसाया गया? एक जंगली इलाका था दिल्ली का जिसको बोलते थे किंग्सवे कैंप। नाम उसका कैंप इसीलिए पड़ा कि जितने पाकिस्तानी थे उनको कैंप लगा के वहीं रखा गया था। तो सारे पाकिस्तानी उसी कैंप में आ गए। उस कैंप का आज नाम है किंग्सवे कैंप। और वहीं दिल्ली का नॉर्थ कैंपस, दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस वही है, वही मुखर्जी नगर आज कहलाता है, वही मॉडल टाउन कहलाता है। तो पूरा इलाका में बसाया गया था लोगों को। आज जो वहां बस गए, जिनको वहां जमीन मिल गई, आज वो करोड़पति और खरबपति है, क्योंकि वो पूरा मुखर्जी नगर जहां आप आईएएस की तैयारी होती है पूरा वही इलाका कैंप है। उसके बाद पूरा आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, मॉडल टाउन, वो पूरा इलाका समझे कैंप कहलाता था। उस समय लोग आए तो इतने परेशान थे कि नेहरू जी गए थे एक दिन कैंप में घूमने। नेहरू जी गए कैंप में लोगों का हाल चाल पूछने की, पाकिस्तान से आप लोग आए हैं, कोई दिक्कत तो आप लोग को कैंप में ना हो रहा है। तो एक बुढ़िया आई और नेहरू जी के कॉलर पकड़ ली, बोली कि क्या दिक्कत है तुम पूछते हो, देश आजाद हुआ तुम तो प्रधानमंत्री बन गया, हमको क्या मिला? तो बोलते हैं नेहरू जी ये और क्या मिलता, प्रधानमंत्री के कॉलर पकड़ लिया, कुछ हुआ नहीं तुमको, इससे ज्यादा और क्या मिलता? एक सिपाही के कॉलर तुम नहीं पकड़ सकती थी अंग्रेज राज में, आज तुम प्रधानमंत्री कॉलर पकड़ के जवाब सवाल कर रही हो, इससे ज्यादा और क्या मिलता है ना भाई। तो ये कहते हैं आजादी कि हम प्रधानमंत्री को, मोदी को भी कॉलर पकड़ के टमाटर, काला झंडा, कालिक पोत सकते हैं। अगर सभा हो रहा है तो कोई कुछ भी कर सकता है, ज्यादा उसको पकड़ के 2-3 घंटा थाना में रखेगा फिर छोड़ देगा। मतलब ये आजादी और गुलामी का फर्क बताया कि और क्या मिलता, प्रधानमंत्री के कॉलर पकड़ के बैठी हो, कुछ हुआ नहीं तुमको, पहले सिपाही का भी कॉलर नहीं पकड़ सकती थी, ये इससे बड़ा और क्या चाहिए। तो ये चीज था। तो किंग्सवे कैंप इलाका वही है, जहां कभी मौका मिला तो सिविल की तैयारी करने जाओगे तो वही कैंप में रहोगे, मुखर्जी नगर, और उसी के मकान में रहोगे जो रिफ्यूजी था। औले का किराया कितना? 10,000। एक छोटा सा 25 गज के रूम का किराया 10,000 है। चलो भाई हो गया। अब लिखिए बनिहाल दर्रा के बारे में। देखिए बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है।
हालांकि पीर पंजाल भी जोड़ता है, तो लिख लीजिए बनिहाल और पीर पंजाल दर्रा दोनों जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दोनों रास्ते से जाते हैं श्रीनगर, बनिहाल और पीर पंजाल दोनों दर्रा, ये दोनों दर्रा से रास्ता श्रीनगर जाने का है। देखो बनिहाल और पीर पंजाल दोनों जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल और पीर पंजाल दोनों जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल और पीर पंजाल दोनों दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। क्लियर है? अब सुनिए, ये जो बनिहाल दर्रा है ना, वो पहले जुड़ता था जवाहर सुरंग से। एक सुरंग बना है पहाड़ में, सुनो, बनिहाल दर्रा के जस्ट आगे पहाड़ में एक सुरंग बना हुआ है। इस दर्रा से निकलिएगा तो उसी सुरंग में घुस जाइएगा। उस सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग। सुन लो एक बात और, जवाहर सुरंग। और जवाहर सुरंग से भी आगे 2016 में एक और सुरंग बनाया गया जिसका नाम है चेनानी नासरी सुरंग। जो हाल ही में बनाया गया उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। अब उसका नाम बदल के क्या कर दिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो लिख लीजिए बनिहाल दर्रा जवाहर सुरंग, बनिहाल दर्रा जवाहर सुरंग तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जवाहर सुरंग, बनिहाल दर्रा जवाहर सुरंग तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। मोदी के काल में दो ये लोग चल रहे हैं, या तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी या तो दीनदयाल उपाध्याय, सब नाम इन्हीं के नाम पर है ना। ठीक है, बनिहाल दर्रा जवाहर सुरंग तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग को जोड़ता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग को जोड़ता है। हो गया। देखो भाई, जब सुनो, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग नहीं बना था उससे पहले भारत के सबसे लंबा सुरंग कौन था, जवाहर सुरंग। लेकिन अब कौन हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग को, देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्या दिक्कत है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग को चेनानी नासरी सुरंग भी कहते हैं। चेनानी, चेनानी, नानी लिखने आता है ना, इसमें चेनानी लगा दो, चेनानी, चेनानी नासरी सुरंग के नाम से भी जानते हैं। इसकी कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर। सुनो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग को चेनानी नासरी सुरंग के नाम से भी जानते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग को चेनानी नासरी सुरंग के भी नाम से जानते हैं। चेनानी नासरी सुरंग के नाम से भी जानते हैं। कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर, कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर। चेनानी जगह का नाम है और नासरी इसी को जोड़ता है। चेनानी से नासरी को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग किसको जोड़ता है, चेनानी को नासरी से। लिखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भारत की सबसे, हाँ जी, भारत की सबसे लंबी सुरंग है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। पूरा गायब हो गया, कोई बात नहीं, लिख तो लिए थे ना। हो गया सबसे लंबी सुरंग कौन हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। जब गांधी परिवार का सरकार था तो सब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम से। अब मोदी जी की सरकार है तो सब दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से, है ना। और भी लोग महान थे इस देश में, सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी कुछ होना चाहिए। तो कलकत्ता में जो किए वो सुभाष चंद्र बोस के नाम से। अरे राजेंद्र प्रसाद के नाम से भी होना चाहिए, जेबी कृपलानी के नाम से होना चाहिए, हमारे अनुग्रह नारायण सिंह जो थे उनके नाम से होना चाहिए। तो खाली दुइये लोग हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, जिनका आजादी की लड़ाई में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं था। दूगों का नाम आजादी की लड़ाई में बहुत बड़े लेवल पे नहीं आता है। सब आरएसएस और सबसे जुड़े हुए लोग हैं। और मैं बता दूं, जब 42 के भारत छोड़ो आंदोलन चला था ना, उस समय आरएसएस ने नारा लगाया था कि अंग्रेज धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। अंग्रेज जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कहा था कि अंग्रेज धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, सारे हिंदुओं का कर्तव्य है कि अंग्रेजों का इस लड़ाई में साथ दें, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लें, अंग्रेजों का साथ दें। क्योंकि आरएसएस का विश्वास था कि हमें अंग्रेज ही वो जंत है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकता है। अब मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। उसको लग रहा था कि अंग्रेज ही वह सरकार है जो हमें मुस्लिम राष्ट्र बना सकता है। यानी ये लोग भारत को आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे,
आरएसएस वाले लड़ रहे थे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, अब वो लड़ रहा था मुस्लिम लीग भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए। आजादी की लड़ाई में उन लोगों का विशेष कोई योगदान नहीं था, जीरो बटा सन्नाटा आरएसएस वगैरह का योगदान, बुरा ना मानिएगा। उसी में कांग्रेस ने कहा था कि अंग्रेजों को न एक भाई न एक पाई, कांग्रेस का नारा क्या था, न एक भाई न एक पाई, मतलब जो वर्ल्ड वार हो रहा है उसमें न मेरा कोई भाई जाएगा लड़ने न पैसा देंगे। लेकिन उसमें आरएसएस ने क्या कहा, अंग्रेज धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, सारे हिंदुओं का कर्तव्य उनको सहायता करें। तो ये क्या था, तो हम वो नहीं कहते भैया मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, ये सर विरोध भी कर देते हैं, विरोधी नहीं लिखते हैं आप, ये क्या मतलब है। लेकिन हाँ, आजादी के बाद आरएसएस का इस देश में बड़ा योगदान है। जितना भी बाढ़ आया, भूकंप आया, उन सब में सबसे आगे कोई पहुंचता है तो इन्हीं के वॉलेंटियर वहां पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है अब बोलिए सर आप क्षतिपूर्ति कर रहे हैं, अभी मत बोलिए, जिसका जहां योगदान है बोलना पड़ेगा, जो बेहतर किया उसको बोलना पड़ेगा भाई। आज कहीं भूकंप आए देखिएगा हर जगह पे आरएसएस के वॉलेंटियर पहले पहुंच जाते हैं, तो ऐसा नहीं, उनका भी देश में योगदान है आजादी के बाद। लेकिन आजादी की लड़ाई में इन लोगों का कोई खास योगदान नहीं, तो इतिहास की किताब में इनको पढ़ने के लिए मिलता है आपको। चलिए आगे आइए, बाकी मैं इतिहास के टीचर नहीं हूँ, हो सकता है कुछ गलत भी बोल रहा होऊंगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट आते हैं। क्षमा मांग लेना अच्छी बात है, सबका माफी हो जाता है। क्या लिखा भैया अगला पॉइंट, अब लिखिए हिल स्टेशन के नाम, नेम ऑफ हिल स्टेशन इन मिडिल हिमालय, हेडिंग लागिए, नेम ऑफ हिल स्टेशन इन मिडिल हिमालय, नेम ऑफ हिल स्टेशन इन मिडिल हिमालय, नेम ऑफ हिल स्टेशन इन मिडिल हिमालय, नेम ऑफ हिल स्टेशन इन मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय में हिल स्टेशन के नाम स्टेट वाइज लिखते जाइएगा। जम्मू कश्मीर में, अच्छा एक बात बताओ हमें, अगर हम देखो मध्य हिमालय में हिल स्टेशन के नाम, हिंदी वालों हेडिंग डाल दो, मध्य हिमालय में हिल स्टेशन के नाम। सुनो, अरे भाई अगर हम बोलते हैं कि श्रीनगर कहाँ है भैया, मिडिल हिमालय में है, श्रीनगर मिडिल हिमालय में कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अगर हम बोलते हैं जम्मू कश्मीर में क्या है भैया, श्रीनगर है। अगर हम बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, अगर हम बोलते हैं श्रीनगर पीर पंजाल में है, कोई अंतर है क्या। अगर हम बोलते हैं पीर पंजाल में श्रीनगर है, या बोलते हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, तो बात एक है, क्योंकि मिडिल हिमालय को जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, पीर पंजाल। तो जम्मू कश्मीर के जो भी हिल स्टेशन लिखवाएंगे पीर पंजाल में होगा। आजकल ट्रेंड क्या है, इधर दे देगा हिल स्टेशन के नाम और उधर देगा राज्य का नाम नहीं, पीर पंजाल धौलाधर, तो मिलाइए, तो शिमला रहेगा तो किससे मिलाएंगे, धौलाधर से। श्रीनगर रहेगा तो किससे मिलाएंगे, पीर पंजाल से। अगर काठमांडू रहेगा तो किससे मिलाएंगे, महाभारत से। समझ में आ रहा है बात, तो बात तो सेम ही है। तो लिखिए जम्मू कश्मीर में क्या बोलते, कौन कौन हिल स्टेशन है, कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं आप। अब टूरिस्ट गाइड का काम मैं कर रहा हूँ। देखिए जम्मू कश्मीर में डैश देकर लिखिए श्रीनगर, पहला लिखिए J&K लिख के डैश दे दीजिए ना, J&K डैश देकर लिखिए श्रीनगर, पहला हिल स्टेशन लिखिए श्रीनगर। देखिए श्रीनगर के बारे में तो जानते हैं आप कि जम्मू कश्मीर का ग्रीष्मकालीन राजधानी, जम्मू कश्मीर की दो राजधानी थी, गर्मी का राजधानी श्रीनगर और जाड़े की राजधानी जम्मू। जम्मू कश्मीर की दो राजधानी, गर्मी की राजधानी कहाँ, श्रीनगर, और जाड़े की राजधानी कहाँ, जम्मू। तो लिख लीजिए जम्मू कश्मीर का ग्रीष्मकालीन राजधानी, समर कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर। श्रीनगर के बारे में भी थोड़ा सा लिख दीजिए, श्रीनगर के बारे में लिखिए वहीं पर ब्रैकेट दे करके लिखिए समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिंदी में लिखिए जम्मू कश्मीर का ग्रीष्मकालीन राजधानी, जम्मू कश्मीर का ग्रीष्मकालीन राजधानी। जम्मू कश्मीर ग्रीष्मकालीन न लिखना है भाई, देखो जम्मू कश्मीर के गर्मी का राजधानी, अरे गर्मी में अलग राजधानी, जाड़ा में अलग राजधानी। जाड़े की राजधानी कहाँ है, जम्मू, और गर्मी की राजधानी श्रीनगर। तो लिखो जम्मू कश्मीर के ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ था, श्रीनगर। कहाँ है, श्रीनगर। दूसरा, जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है, वहां श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन है, एक ट्यूलिप फूल होता है, ट्यूलिप फूल होता है भाई, ट्यूलिप फूल का गार्डन है। लिख लीजिए श्रीनगर में क्या है, और कॉमा देकर लिखते जाइए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जो है ना, तो श्रीनगर के विषय में कुछ लिख लीजिए। श्रीनगर में क्या है भैया, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। दूसरा, वहां ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप एक फूल होता है, आप देखे होंगे सीनरी वगैरह में, प्याली की तरह से फूल होता है, लंबा डंठल लगा होता है और पीला पीला फूल, ट्यूलिप फूल, ट्यूलिप फ्लावर। हाँ जी, श्रीनगर में क्या है भैया, ट्यूलिप गार्डन। श्रीनगर में क्या है, ट्यूलिप गार्डन। अब सुन लो मेरी बात, पूरे दुनिया में ट्यूलिप फूल का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है बेल्जियम। पूरे दुनिया में ट्यूलिप फूल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, बेल्जियम। और सुन लो, भारत में एकमात्र ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में था।
लेकिन अब एक और ट्यूलिप गार्डन, करंट अफेयर याद रखिएगा, नया ट्यूलिप गार्डन बनाया जा रहा है एक और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अभी हाल ही में एक दूसरा ट्यूलिप गार्डन भी भारत में लगाया जा रहा है। कहां भैया? उत्तराखंड के पिथौरागढ़। नया ट्यूलिप गार्डन कहां लगाया जा रहा है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नया ट्यूलिप गार्डन। करंट अफेयर है, नोट कर लीजिए। जब तक भूगोल को आप करंट से नहीं जोड़ेंगे, पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। हर विषय को अगर करंट में चर्चा में है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखा? अभी लेटेस्ट करंट ट्यूलिप गार्डन बनाया जा रहा है। कहां? उत्तराखंड के पिथौरागढ़। अरे पिथौरागढ़, अरे भैया वहां की जिला है पिथौरागढ़, उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़, चमोली, पिथौरागढ़ आसे पास में सब है। क्या लिखे सर? अरे भारत में नया ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बनाया जा रहा है। कितना देरी से बोल रहे हैं भाई। अरे आप लोग होशियार बनिए भाई, जरूरी नहीं कि टीचर की भाषा में लिखे, अपनी भाषा में बातों को आप लिख सकते हैं। कल को बीपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं आप, तो कौन सी के बीपीएससी कर रहे हैं तैयारी भाई? जब लिख अपने थोड़ा सा भाषा बनाना आपको भी आना चाहिए। आप इसे लिख देते दूसरे, न्यू ट्यूलिप गार्डन डैश देके पिथौरागढ़ उत्तराखंड, बात खत्म हो गया। भारत में नया ट्यूलिप गार्डन कहां बनाया जा रहा है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड। श्रीनगर में और क्या फेमस है? एक तो यह हो गया, श्रीनगर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। भारत में श्रीनगर, नैनीताल, भारत में श्रीनगर, नैनीताल, भोपाल और उदयपुर, इन चारों को झीलों का शहर कहा जाता है। श्रीनगर, भोपाल, नैनीताल, उदयपुर, इन चारों शहर को क्या बोला जाता है? झीलों का शहर। भोपाल को भी बोलते झीलों का शहर, नैनीताल को भी बोलते झीलों का शहर, उदयपुर को भी बोलते झीलों का शहर, और श्रीनगर को ही बोलते हैं झीलों का शहर। तो श्रीनगर को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ लेक, झीलों का शहर। श्रीनगर को क्या बोलते हैं? झीलों का शहर। नैनीताल, भोपाल और उदयपुर, राजस्थान का उदयपुर, श्रीनगर, भोपाल और नैनीताल को क्या बोलते हैं? झीलों का शहर। क्या दिक्कत है? क्या फूल का क्यों सजाने में? आप घूमिए, अब तोड़िए, तोड़ना मना है फूल, आप जाके सेल्फी वगैरह लीजिए वहां, और क्या फूल में है ना। लिखिए कि आई एम इन ट्यूलिप गार्डन, है ना, कश्मीर। सुनो, श्रीनगर में और क्या है जी? श्रीनगर में और क्या है? लिखो, शालीमार बाग है ना, शालीमार बाग। ये बनवाया था जहांगीर ने बनवाया था शालीमार बाग। हाँ जी, शालीमार बाग किसने बनवाया? जहांगीर। उसकी पत्नी, दूसरी पत्नी जो थी नूरजहां, उसको पति मानने से इनकार कर दी थी, तो बार बार गुलाब के फूल लेके जाता था, लेकिन कोई फायदा नहीं था। तो अंत में कहा कि चलो तुम्हारे लिए पूरा गार्डन बना देते हैं, शालीमार बाग। तो शालीमार बाग बनवाया, तब जाके पति मानने को तैयार हुई। फिर तैयार हो गई तो फिर अंतिम तक सेवा की। ऐसे तो बुढ़ापा अवस्था में कब्र में पैर था तो शादी किया था, लेकिन शादी करते ही 10 साल के अंदर बेड पे गिर गया, फिर चल भी नहीं सकता था, है ना। और नूरजहां को जो दुर्गति किया गया, आपको नहीं पता, नूरजहां को शाहजहां जब राजा बना तो जितने भी नूरजहां के रिलेटिव थे सबको कटवा दिया, और नूरजहां को धमकी दिया कि चले जाइए लाहौर से दिल्ली आ रहा हो तो परमिशन लेके आइएगा, वरना आपको भी काट देंगे। आपको छोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आप मेरे पिता की पत्नी थी, नहीं तो आपको ही मार देते। क्योंकि सौतेली माँ थी, और उसको शक हो गया था कि मेरे पिताजी सारा संपत्ति कहीं नूरजहां को न दे दें, और इसलिए मन में एक बैठ गया था दुश्मनी टाइप का नूरजहां से। चलिए, तो शालीमार बाग किसके लिए? नूरजहां के लिए। किसने बनवाया? जहांगीर ने। और उसी के बगल में सुन लो, अरे भाई क्या दिक्कत है, लिख लिए ना शालीमार बाग। अब ये भी ना लिख, श्रीनगर में शालीमार बाग है, इतनी तो लिखवा रहा हूं। श्रीनगर में शालीमार बाग है, श्रीनगर में शालीमार बाग है। इसको जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए बनवाया था। क्या दिक्कत है? कितना कोई दिक्कत है लिखने में? शालीमार बाग श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में है। उसको जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए बनवाया था। अगला पॉइंट चलिए, अब सुनो, नूरजहां के भाई था। देखो, मेरे से अगर ज्यादा जीके चाहिए तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के लिखना पड़ेगा, सुन के कंसंट्रेशन से लिख लो। सुन लो मेरी बात, उसी का भाई था असफ।
कर दिया हमको। ना ना, तुम लोग थोड़ा सा चालाकी करो कि लिख भी लो साथ में। अब ऐसे कहो कि सर एक बार कहानी सुना दीजिए फिर बैठ के लिखवाइए, तो आप पता है कि ज्योग्राफी खत्म ना होगा 2-3 साल में। बात समझ रहे हैं? अगर इंटरेस्ट लेना चाहते हैं क्लास में तो पूरा लिखते चलिए साथ में, अब बैठ के लिखवाइए भी, अब फिर कहानियों सुनाइए अलग से तो नहीं होगा। लिखो भाई, निशांत बाग किसने बनवाया? असफ खान। जो असफ खान लिख दिए ना, ये सुन लीजिए, अब लिखिए मत। नूरजहां की सब लिखवाएंगे सर, नूरजहां के भाई था और मुमताज महल का पिता भी था, है ना? क्लियर है? और उसी ने बनवाया था। बाद में दहेज में निशांत बाग असफ खान ने किसको दे दिया? शाहजहां को। क्लियर है? आगे चलते हैं। श्रीनगर में ज्यादा देर मत रहो, बम हमला भी हो सकता है। आगे चलो भैया, गुलमर्ग। श्रीनगर के बाद अगला लिखो हिल स्टेशन गुलमर्ग। बताओ, राज्य जम्मू कश्मीर में भी चल रहे हैं, एक एक हिल स्टेशन में काम हो जाएगा। और घूमना है ना? लिखो, क्या लिखे भैया? गुलमर्ग। गुलमर्ग, नाम पहली बार सुन रहा है, नाक से उड़ा रहे हैं गुलमर्ग। अरे गुलमर्ग पहली बार सुन रहे हैं? अच्छा कोई बात नहीं। गुलमर्ग के बाद लिखो सोनमर्ग, सुन लोगे, सोनमर्ग। फिर लिखो टनमर्ग, खाली इसी में लिखो। गुलमर्ग के बाद कौवा दे के लिखो, गुलमर्ग हो गया ना हिल स्टेशन, अगला कौवा दे के लिखो सोनमर्ग, अगला हिल स्टेशन। इसके बारे में कुछ विशेष नहीं है, या तो लिखवाते नहीं हम। सोनमर्ग, उसके बाद लिखो टनमर्ग। गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, लिख लिया? गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग। अगला लिखो अनंतनाग। अनंतनाग, ये सब जम्मू कश्मीर में ही। अनंतनाग, अनंतनाग, अनंतनाग सुना हो? अनंतनाग, शेषनाग, बेरीनाग सुने हो ना? जम्मू कश्मीर में झील को नाग कहते हैं, और उस झील के किनारे बसा हुआ शहर कौन है? अनंतनाग। अनंतनाग वहां एक झील भी है, अनंतनाग एक शहर भी है। फिर बेरीनाग, अब झेलम नदी कहां से निकलती है? बेरीनाग से, सुना होगा आपने। तो ये सब झील है। कश्मीर में नाग को क्या बोलते हैं? झील। जैसे उत्तराखंड में ताल मतलब झील, वैसे कश्मीर में नाग मतलब झील। अनंतनाग, शेषनाग, बेरीनाग, ये सब क्या है? झील का भी नाम है। लिखो अनंतनाग। उसके बाद लिखो अनंतनाग के बाद पहलगाम। पहलगाम, पहलगाम, पहलगाम। अच्छा समझ में आ रहा है? इधर वाले बच्चे कुछ ज्यादा असंतुष्ट हमको दिख रहे हैं, कोई समस्या लिखने में? समझ में आ रहा है? अच्छा, तो माइक हटा रहे तो एकदम पीछे, कुछ लोग तो एकदम संत की उपाधि धारण कर पीछे बैठे। सब लोग सट के बैठो ना, मतलब नजदीक बैठो, तुम पीछे बैठे हो जाके। सुनो, अरे एक तो गला बैठा है, इसको बदलना नहीं लेंगे, माइक बदला सकते हैं।